डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 5। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो ना हमें किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू करने से पहले उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए। मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में टोटल कितने कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कवर किए गए हैं। तो अभी तक वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है और अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये वाली जो सीरीज होगी मिशन 40 आउट ऑफ 40 वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप डेली जो मैं वीडियोस डालूंगी उनको देखना। अगर वो चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ आएंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे, जितने भी असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या जो भी केस स्टडीज होंगी वो इजीली आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले पता तो होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में है क्या क्या चीजें, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को यहाँ पर नोट कर दिया। अब इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ के साथ यानी कि स्टेप बाय स्टेप बताती चले जाऊंगी। तो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है ना, इस ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चे, हम लोग डेली अपनी लाइफ में चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक हाउसवाइफ होती है, आप लोग जब घर से आते हो तो रूम को बिल्कुल बिखेर कर आते हो, सारी चीजें इधर उधर आप लोगों की होती है, बुक्स कहीं पर रखी होती है, बेडशीट्स कहीं पर होती है ना। जो भी खाना खाते हो प्लेट्स आप लोगों ने कहीं पर रख दी। तो जो हाउसवाइफ्स होती है यानी कि जो आपकी मदर होती है वो लोग क्या करती है, चीजों को ऑर्गेनाइज करती है, यानी कि राइट प्लेस पर राइट थिंग्स को वो लोग प्लेस करते हैं। तो ये तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है। तो सेम अपनी बुक के अंदर भी, अपनी बिजनेस स्टडीज में भी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग है वो किसकी बात करता है, बिजनेस एंटरप्राइजेस की बात करता है। मतलब किसी इंडस्ट्रीज के अंदर हम लोग कैसे ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग जो चीज है बच्चे, उसका मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल कितने तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। फिर उनमें से जो सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज होती है उनको हम ग्रुपिंग कर देते हैं, एक नाम दे देते हैं, डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। फिर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लोगों के जो टास्क होंगे वो हम उनको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ड्यूटीज बता देते हैं। भाई एचआर वाले की ये ड्यूटी होगी, फाइनेंस वाले की ये ड्यूटी होगी, मार्केटिंग वाले की ये ड्यूटी होगी। और लास्ट में उन लोगों का आपस में जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है उसको हम स्टैब्लिश करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली होता क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज के नेचर को ध्यान में रखते हुए उनको ग्रुपिंग करना, एक डिपार्टमेंट का नाम देना, वही हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ बिजनेस एंड बिल्ड अ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। किस पे फोकस किया, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर फोकस किया कि जो फ्रेमवर्क बनेगा ना हमारा वो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल प्रॉपर हो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब सेकेंड आता है, एक क्वेश्चन इसमें से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आता है फ्रेमवर्क से रिलेटेड। तो इसको बच्चे हम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेमवर्क, अगर फ्रेमवर्क पूछा जाता है दैट मीन्स जो ऑप्शन आपका होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। सेकेंड हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है बच्चे स्टेप्स, यानी कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग है उसके स्टेप्स क्या है, तो हमें स्टेप्स की सीक्वेंस को याद में रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा जो पॉइंट पूछा जाता है वो डिपार्टमेंटलाइजेशन पूछा जाता है। मतलब सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, कितने तरह के काम होते हैं उनको डिवाइड करना, ठीक है। जैसे मैंने देखा एक ऑर्गेनाइजेशन में भाई रॉ मटेरियल भी परचेज किया जाता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी परचेज किया जाता है, फिनिश्ड गुड्स भी परचेज किया जाता है। तो कितनी तरह की एक्टिविटीज है पहले हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनका डिवीजन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होगा, जब हमारी टोटल एक्टिविटीज बन चुकी होंगी, मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि काम क्या क्या किया जाएगा, तो फिर जो सिमिलर नेचर की जो टास्क होंगी उनको हम एक डिपार्टमेंट का नाम देंगे। जैसे मैंने बोला कि भाई रॉ मटेरियल भी परचेज किया जाता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी परचेज किया जाता है और फिनिश्ड गुड्स भी परचेज किया जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों को परचेज करने का काम किसको दे देंगे, परचेज डिपार्टमेंट को दे देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम सिमिलर नेचर की जो टास्क होंगी उनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और उसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, भाई जब हम डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देंगे तो जो पर्सन होंगे उनकी ड्यूटीज, उनकी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हम उनको देंगे। आपको काम क्या करना है, किस लिमिट में काम करना है, तो वो सारी ड्यूटीज डिफाइन कर दी जाएंगी। नेक्स्ट होगा स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सबसे बाद में लास्ट स्टेप जो हमारी होगी उसमें हम जो आपस में लोगों के रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करेंगे। कैसे स्टैब्लिश करेंगे बच्चे, कि उसका सीनियर कौन होगा, उनके नीचे कितने पर्सन काम करेंगे, दैट मीन्स उनके सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे। तो ये होगी हमारी प्रोसेस। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है बेटा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर जो होता है, देखो काफी बार ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और हम क्या करते हैं 2 लिख कर आते हैं। अब 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही 2 दिए हुए हैं, फंक्शनल और डिविजनल। बट ऐसा नहीं है बच्चे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ 2 ही होंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब स्ट्रक्चर जो अपने सिलेबस में है वो है फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको हम ऑन द फंक्शंस डिवाइड करते हैं, मतलब एक बिजनेस में क्या क्या फंक्शंस किए जाते हैं, एचआर का काम होता है, फाइनेंस का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है। ठीक है, तो उन फंक्शंस के बेस पर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा फंक्शनल आएगा। दूसरा, जब हम वन प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब सिर्फ एक ही नेचर का प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, तो उसमें भी हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर आएगा। दूसरा हमारा आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर में जब डिविजन्स के बेस पर हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं। अब डिवीजन का मतलब जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, लाइक मैं कॉस्मेटिक के आइटम्स भी बनाती हूँ और मैं रबर के आइटम्स भी बनाती हूँ, तो 2 अलग अलग नेचर के प्रोडक्ट हो गए ना, तो उसको हम बोलते हैं डिवीजन। तो तब हमारा अप्लाई होगा डिविजनल स्ट्रक्चर। और या फिर हमारा एफएमसीजी पूछ लिया जाए। एफएमसीजी मीन्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो अगर हमारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर रिलेटेड गुड कोई भी चीज पूछी जाती है, किसमें आएगा बच्चे, डिविजनल स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, तो फंक्शनल में, अब देखिए फंक्शनल में एक क्वेश्चन जैसे मैं बताती हूँ आपको कैसे पूछा जाता है। एक कंपनी है जो लोक मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो सबसे पहले हाउस लोक्स बनाती थी, फिर धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया और उसने कार लोक्स बनाने शुरू कर दिए, ट्रक के लोक्स बनाने शुरू कर दिए। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। तो बच्चे इसमें लोक यानी कि एक ही नेचर का प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, बेशक वो अलग अलग चीजों के लिए बना रहे, पर बनाती तो वो लोक्स ही है, तो इस वजह से वो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और जब हम डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, तो हमारा अप्लाई होगा डिविजनल स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है जो स्कोप से कोरिलेट इसको किया जाता है, कि जो हमारा टॉल स्ट्रक्चर होता है इसका स्कोप कैसा होता है। तो देखिए बच्चे, टॉल स्ट्रक्चर का जो स्कोप होगा वो नैरो होगा, मतलब छोटा होता है। ठीक है, और फ्लैट का मतलब इस तरीके से जो चौड़ा होता है, तो इसका जो स्कोप होगा वो भी हमारा वाइड होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बनता है, टॉल स्ट्रक्चर जो होगा उसका स्कोप नैरो होगा, और जो हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर होगा उसका जो स्कोप होगा वो वाइड होगा। दूसरा जो टॉल स्ट्रक्चर होता है वो इंडिकेट करता है फंक्शनल स्ट्रक्चर को, और जो फ्लैट स्ट्रक्चर हमारा होता है वो कोरिलेट करता है डिविजनल स्ट्रक्चर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंट्रोल बाय अ सुपीरियर। एक जो सुपीरियर है वो इफेक्टिवली कितने नंबर ऑफ वर्कर्स को कंट्रोल कर सकता है, वो प्रोसेस हमारी कहलाती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन और आता है कि भाई जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज होता है तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ लेवल्स है वो कैसी होगी। तो बच्चे यहाँ पर रिवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब कि वो डिक्रीज होती है। ये क्वेश्चन भी हमारा बनता है, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिए। यानी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ेगा तो लेवल्स की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिक्रीज होगा तो रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स या लेवल्स हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, होता क्यों है, क्योंकि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि जब हम ज्यादा लोगों को एक साथ कंट्रोल कर पाएंगे तो हमें ज्यादा डिपार्टमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मेजर हमारे टॉपिक्स हैं बच्चे। इन टॉपिक्स को अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जब ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज, असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडीज। ठीक है, उसके बाद में हम प्लानिंग चैप्टर को उठाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए पहले आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट आप क्लियर कर लेते हो तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।